चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आज है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रैक्टिस सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा पहला सवाल आसान सा, अच्छा सा, प्यारा सा, छोटा सा सवाल है, बेटा सुनिएगा। ए ट्यूब इन वर्टिकल प्लेन इज शोन इन फिगर। बेटा वर्टिकल प्लेन में एक ट्यूब है इस तरह से। इट इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। बेटा जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी आपके पास रो है। एंड इट्स एंड बी इज क्लोज्ड। बेटा इस एंड बी को मैंने ऐसे क्लोज कर रखा है। देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द ट्यूब एट एंड बी। इस लिक्विड ने बी पॉइंट पर ऐसे कितना फोर्स लगा रखा है वो मुझसे पूछा है। इस बी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डायग्राम के अंदर मुझे ए नॉट दे रखा है। ठीक है बेटा, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह दे भी नहीं रखा और हम सवाल में बेटा वैसे भी लिख भी रखा है कि जीरो है। अगर यहाँ का प्रेशर जीरो है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है नहीं, बड़ा गौर करना, ये हाइट आपके पास एल है, ये हाइट आपके पास 2L है। ऐसा लिक्विड जो एक्सेलरेट नहीं कर रहा उसमें सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर बड़ा प्रेशर आपका सेम रहेगा। तो जो प्रेशर यहाँ वही प्रेशर यहाँ, और यहाँ अगर आपको प्रेशर लिखना है तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो कि यहाँ पर आपका प्रेशर आएगा ऑफ कोर्स रो इंटू जी इंटू यहाँ से तक की हाइट। जो प्रेशर यहाँ वही प्रेशर बेटा यहाँ। और अगर यहाँ का प्रेशर पता है तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये जो क्लोज कर रखा है उस पर इधर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर आपके पास रो जी एल मल्टीप्लाइड बाई एरिया। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन, सॉरी बेटा एरिया ए नॉट है, देयर मस्ट बी सम ऑप्शन, यस द ऑप्शन इज रो जी एल ए नॉट। आगे चलिए बच्चों, अगला सवाल। 3 कंटेनर्स ऑफ सेम बेस एरिया। बेटा बेस एरिया तीनों का सेम है और फिल्ड विथ डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ सेम मास। बेटा डिफरेंट लिक्विड है, मास तीनों का सेम है, शोन इन द फिगर। बेटा बेस एरिया सेम, बेस एरिया सेम, बेस एरिया सेम। ऑफ कोर्स इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम सबसे कम है। कारण तो समझ में आ गया बेटा, ये ऐसे। हाइट बेटा तीनों के अंदर सेम दे रखी है। If F1, F2, F3 are the force exerted by the liquid on the base of the container in case 1, 2 and 3, then find the given relation। बड़ा सवाल तो समझ में आ गया। ये जो लिक्विड है ये बेस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है F1, ये बड़ा लिक्विड फोर्स लगा रहा है F2 और ये जो फोर्स है ये बड़ा लगा रहा है F3। मुझे फोर्सेस कंपेयर करने हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं बेटा इस लिक्विड की डेंसिटी है रो 1, इस लिक्विड की डेंसिटी है रो 2 और इस लिक्विड की डेंसिटी है रो 3। वी नो इट वेरी वेल कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास। मास तीनों में सेम है, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है उसकी डेंसिटी सबसे कम है। इसका वॉल्यूम बेटा हाइट तो तीनों में बराबर दिखा रखी है लिक्विड की, इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है क्योंकि बेटा ये तो ऐसे ना, इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है तो बेटा रो 2 सबसे छोटा है। इसका वॉल्यूम सबसे कम है तो इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ये बड़ा ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में है तो ये आपका रो 3 आएगा। ये बड़ा आपकी डेंसिटीज। सर डेंसिटीज में आप इतने इंटरेस्टेड क्यों? बड़ा डेंसिटीज में इसलिए इंटरेस्टेड हूं क्योंकि इस पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा, बाहर का प्रेशर मैं 0 मान लूं तो यहां जो प्रेशर आएगा बड़ा ऑफ कोर्स रो इंटू जी इंटू एच। फोर्स जो आएगा दैट विल बी ऑफ कोर्स मल्टीप्लाइड बाई एरिया। G सेम, H सेम, A सेम। जिसकी डेंसिटी ज्यादा ऑफ कोर्स बड़ा उसका फोर्स ज्यादा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका फोर्स बड़ा सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा डेंसिटी बेटा किसकी है? सबसे ज्यादा डेंसिटी है रो 1 की, तो ऑफ कोर्स उसके द्वारा लगाया गया फोर्स सबसे ज्यादा। सबसे कम डेंसिटी बेटा किसकी है? सेकंड वाले की, तो उसके द्वारा लगाया गया फोर्स सबसे कम। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दिस कि F1 सबसे बड़ा और F2 सबसे छोटा, F1 सबसे बड़ा और F2 सबसे छोटा। यस बेटा देयर इज एन ऑप्शन, द ऑप्शन इज द 4th ऑप्शन। ठीक है बच्चों, समझ होंगे इस बात को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अगेन बेटा बहुत ही बढ़िया सा सवाल, और इस सवाल पर एक एस्पिरेटर पंप बनता है, मतलब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एस्पिरेटर पंप बनता है। सुनिएगा, फिगर शोज ए कैपिलरी ट्यूब
वैसे बेटा कैपिलरी ट्यूब में सरफेस टेंशन वगैरह के फंडे भी यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई खास ऐसा काम है नहीं उसका, ठीक है, चल जाएगा अपना काम ऐसे। इज डिप्ड इन ए लिक्विड दैट वेट्स इट, द लिक्विड राइजेस टू ए पॉइंट ए, बेटा थोड़ी सी किसी हाइट तो बड़ा पानी उठ गया। इफ वी ब्लो एयर थ्रू द हॉरिजॉन्टल ट्यूब, बेटा अगर मैं यहां से ऐसे हवा फेंकूं तो व्हाट विल हैपन टू द लिक्विड कॉलम इन द कैपिलरी ट्यूब, ये जो लिक्विड कॉलम है ये ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, वहीं रहेगा। ये बेटा 3-4 आपके ऑप्शन है। अब सुनना, आराम आराम सुनना। पहले क्या था कि जब आप एयर ब्लो नहीं कर रहे थे तब बेटा यहां पर भी आपका प्रेशर P एटमॉस्फेरिक था, हाँ, तब बेटा आपका यहां पर भी प्रेशर P एटमॉस्फेरिक था और यहां पर भी प्रेशर आपका P एटमॉस्फेरिक था। P एटमॉस्फेरिक जो है वो यहां से पुश कर रहा है ऐसे, और ये वाला P एटमॉस्फेरिक पुश कर रहा था ऐसे। यहां से P एटमॉस्फेरिक पुश कर रहा है यूं, ये वाला बेटा P एटमॉस्फेरिक पुश कर रहा है यूं, और ये वाला P एटमॉस्फेरिक पुश कर रहा है यूं। सारे फोर्सेस एक तरह से इस टाइम पे बैलेंस हो गए होंगे। जैसे ही मैंने एयर को ब्लो किया, हमारी जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो क्या कहती है, इट सेज दैट की प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर मैंने हवा को अगर चला दिया तो ऑफ कोर्स मैंने एयर की एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, वी नो दैट इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। और अगर काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई है तो ऑफ कोर्स बेटा प्रेशर एनर्जी घटनी चाहिए, और अगर प्रेशर एनर्जी घटनी चाहिए, इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये निकला कि यहां पर जो प्रेशर होगा, अब बेटा वो प्रेशर जो होगा वो P एटमॉस्फेरिक से कम हो जाएगा। यहां पर जो प्रेशर होगा वो P एटमॉस्फेरिक से कम हो जाएगा। तो अब यहां से आपकी जो एयर होगी वो इस कॉलम को कम पुश करेगी, लेकिन ये वाले तो अभी भी P एटमॉस्फेरिक से पुश कर रहे हैं, तो ये वाला जो फोर्स है ये हो गया ज्यादा और ये वाला फोर्स बेटा आपका हो गया कम। अदरवाइज अभी तक तो बेटा ये भी PATM था, PATM थे, ये चाहते थे कि लिक्विड यूं जाए, ये बेटा चाहता था कि लिक्विड नीचे जाए। अब जैसे आपने एयर चलाई वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो बेटा प्रेशर आपका घट गया, और जैसे बेटा आपका प्रेशर घट गया ऑब्वियस बात है कि यहां से जो पुश था वो कम हो गया, और ये वाला पुश उतने का उतना ही है, तो ऑफकोर्स आपका लिक्विड ऊपर राइज कर जाएगा। बेटा कोई ऑप्शन है कैसा, लेवल विल राइज अबव पॉइंट ए, ऑफकोर्स ऑप्शन शुड बी ऊपर, ठीक है ना, लेवल जो है बेटा ऊपर जाना चाहिए। आई होप बेटा इस बात को समझ गए होंगे, लेवल जो आपका इस तरह से ऊपर चला जाएगा। और यही एस्पिरेटर पंप का मेन फंडा है, जैसे ही ये लिक्विड ऊपर आएगा, एयर आएगी पीछे से, वो एयर आएगी, ये लिक्विड आएगा, वो लिक्विड जो होगा वो एयर में मिक्स होकर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर इस तरह से चारों तरफ फैल जाएगा। ये जो बेटा ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर इस लिक्विड का फैलना है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं बेटा क्या, एस्पिरेटर पंप, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे चलते हैं बेटा, अगला सवाल, सम लिक्विड इज फिल्ड इन ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस r, बेटा थोड़ा बड़ा कर लो आपको अच्छे से दिख जाए। सम लिक्विड इज फिल्ड इन ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस r, let F1 be the magnitude of force applied by the liquid on the bottom of cylinder। अच्छी बात है बेटा, ये मेरे पास कोई r रेडियस का सिलेंडर है, इसके अंदर बेटा हमने कोई ना कोई लिक्विड फिल कर रखा है ऐसे, ठीक है, और ये बॉटम पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, लेट्स बेटा दैट फोर्स इज F1। नाउ द सेम लिक्विड इज poured इन ए वेसल ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर बेस। बेटा हमने क्या किया, फिर इस सारे के सारे अरेंजमेंट को इस तरह से स्क्वायर बेस के अंदर इसी लिक्विड को डाल दिया, ठीक है। और नाउ बेटा ये जो फोर्स लगा रहा है बेस पर बेटा दैट इज F2, दैट इज F2। मुझसे पूछा कि F1 और F2 में कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो वापस से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हालांकि आप कैलकुलेशन करना चाहो तो कर सकते हो। आप ऐसा कह सकते हो कि सर लेट से इसकी हाइट इज H1, लेट से इसकी हाइट इज H2, लिक्विड की डेंसिटी रो, लिक्विड की डेंसिटी रो। अगर आप करना ही चाहो तो कर सकते हो। इसका रेडियस r है और इसका बड़ा ऑफ कोर्स ये F1 अगर आप कहोगे तो आप ऐसे लिखोगे कि सर प्रेशर
pressure is of course rho into g into h1 multiplied by of course area. Area is pi r का स्क्वायर बेटा, दिस इज F1, दिस इज F1। ये फोर्स F2 कितना होगा बेटा? फोर्स F2 होगा प्रेशर इज ऑफ कोर्स बेटा पता नहीं कितनी हाइट है, रो जी H2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया इज ऑफ कोर्स स्क्वायर है, इसलिए r स्क्वायर। लेकिन सर ये H1 H2 कैसे रिलेट करूं बेटा? H1 H2 आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जो वॉल्यूम इसका वही वॉल्यूम इसका, सेम लिक्विड तो है, सेम लिक्विड को ही बेटा पहले इसमें पोर किया फिर इसमें पोर किया है। तो आप बोलोगे सर जितना वॉल्यूम उसका उतना वॉल्यूम इसका, उसका वॉल्यूम मेरे वैसे जानते हैं कि सर दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू H1 और इसका वॉल्यूम ऑफ कोर्स बेटा कितना आएगा? आर स्क्वायर इंटू H2। पाई आर स्क्वायर इंटू H1 और यहां पर आर स्क्वायर इंटू H2, बाकी रोजी तो सेम है। ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है तो सेम आ रही है, और अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर सेम आ रही है तो ऑफ कोर्स F1 शुड बी इक्वल टू F2। ये तो हमने पूरा सॉल्व किया, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी कह सकते थे कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अगर मान लीजिए कि इस लिक्विड का मास अगर m है तो ये जो बेस होगा, ये ऑब्वियस बात है कि लिक्विड पर ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? mg। यही लिक्विड को अगर तुम इस कंटेनर के अंदर पोर कर दोगे तब भी लिक्विड का मास तो उतना ही है। लिक्विड नीचे वाले बेस पर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना बेस ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स की वैल्यू ऑफ कोर्स क्या होगी? mg। तो दोनों एक केस में आपका जो फोर्स आएगा वो mg आएगा। चेक करना चाहो चेक कर लो, ये भी mg है, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो F1 इज इक्वल्स टू F2 को हम डायरेक्ट भी कह सकते थे कि हाँ भाई पहले भी वही लिक्विड था अब भी वही लिक्विड है, तो पहले उसका नीचे की तरफ mg था, उसको बेस का जो फोर्स है वो बैलेंस कर रहा है, बाद में वही बैलेंस कर रहा है, तो ऑफ कोर्स आपका फोर्स तो सेम ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, सवाल सुनिए। A beaker contain some water is lying on the pan of a spring balance। अच्छी बात है बेटा। If one dips the water without touching its bottom, then the reading of balance will be। बेटा सुन लो, ये बेटा कोई आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है जो वेट वगैरह मेजर कर रहा है। ये आपके पास कोई कंटेनर है जिसके अंदर लेट से बेटा कोई ना कोई लिक्विड भरा पड़ा है, तो इसकी कोई ना कोई रीडिंग है। तुम जानते हो बेटा रीडिंग कितनी होगी? इस पूरे सिस्टम का नीचे की तरफ mg बराबर ऊपर की तरफ वेट। तो पहले तो रीडिंग जो थी वो ऑफ कोर्स mg के बराबर थी। अब मैंने क्या किया, सब कुछ वैसा का वैसा, सिर्फ हल्का सा चेंज किया। ये बेटा आपका जो भी बैलेंस वगैरह है वो, इसके ऊपर बेटा आपका ये कंटेनर और इसके अंदर ये पड़ी हुई आपकी वाटर, सेम वाटर है, सेम वाटर। सिर्फ चेंज क्या किया आपने? चेंज ये किया है कि आपने इसके अंदर अपनी उंगली को डिप कर दिया ऐसे। ये जो उंगली डिप हुई है, वाटर जो होगा इस डिप्ड उंगली पर ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, बॉयंसी फोर्स। वही वाला फोर्स ऑब्वियस बात है कि वाटर पर नीचे की तरफ लगेगा, Fb। तो अगर मैं अब इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को अगर देखूं, वाटर को और कंटेनर को अगर देखूं, तो उसका नीचे की तरफ जो mg है वो है, प्लस मेरी उंगली पर जो ऊपर की तरफ बॉयंसी फोर्स लगा है वो वाला बॉयंसी फोर्स मैंने लिक्विड पर नीचे की तरफ लगाया है। तो बड़ा आराम से कह सकता हूं कि mg प्लस दैट बॉयंसी फोर्स शुड बी इक्वल टू इस, ये जो बेटा आपका बैलेंस है उसकी रीडिंग शुड बी इक्वल टू बैलेंस की बेटा रीडिंग। नॉर्मल या टेंशन जो भी लिखना चाहो, पहले mg थी अब mg प्लस बॉयंसी है, इसका मतलब बेटा बढ़ गई यार, बढ़ गई है। मुझसे पूछा है रीडिंग ऑफ बैलेंस विल ऑफ कोर्स इंक्रीज, और रीडिंग आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। एक सवाल और, हालांकि इसमें थोड़े फ्लूइड के अलावा और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इस तरह के सवाल जेईई में तुम एक्सपेक्ट तो कर सकते हो। एन इन्फ्लेटेड बैलून, अरे हाँ बेटा बलून है, इज टाइड विद ए हैवी रॉक टाइड टू इट सबमर्ज इन वाटर। बेटा बलून है, उसको किसी रॉक से बांध रखे हैं, बेटा बलून लगातार नीचे आ रहा है। ठीक है, एज द बलून सिंक्स डीपर एंड डीपर द बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जैसे से बलून नीचे आएगा वैसे वैसे इस बलून पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? जो बॉयंसी फोर्स है उसके बारे में क्या कहना है? सोचते बेटा।
ये मान लीजिए आपका वाटर, ये बड़ा वाटर की डेंसिटी लेट्स से रो। इसके अंदर ये आपका बलून, और इस बलून को बड़ा हमने कैसे रॉक के साथ बांध रखा है, वो इसलिए कि बेटा रॉक इस बात को इंश्योर करेगा कि बलून लगातार नीचे आए, अदरवाइज का बलून तो ऊपर निकल जाएगा ना, इसलिए तो मैंने रॉक कैसे लगाया कि बलून लगातार नीचे आए। मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम है V1, तो ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ बुओयेंसी फोर्स लगेगा, लिक्विड की डेंसिटी इंटू V1 इंटू G, ये बड़ा आपका शुरुआत के अंदर बुओयेंसी फोर्स है। अब लगातार ये बलून नीचे जाएगा नीचे जाएगा, बलून के अंदर एयर बेटा, बलून के अंदर तो एयर है, बलून लगातार नीचे जाएगा नीचे, क्यों नीचे जा रहा है बेटा, नीचे रॉक बांध रखी है इसलिए, और नीचे चलते 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 बेटा यहां कहीं पहुंच गया। सॉलिड होता तो अलग बात थी, ये तो बलून है और बलून के अंदर एयर है, और बलून के अंदर अगर अंदर एयर है तो बेटा इसका वॉल्यूम अब चेंज हो गया। समझदार बच्चे को तो इशारा ही काफी है कि वॉल्यूम घट गया होगा। अगर ये सॉलिड होता तो उतना ही वॉल्यूम रखते भाई, लेकिन ये तो बलून है, बलून के अंदर तो एयर है। मैं जानता हूं कि यहां पर लिक्विड का जो प्रेशर है वो कम है, मैं जानता हूं कि यहां पर लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है। लिक्विड का अगर प्रेशर ज्यादा है तो लिक्विड ज्यादा प्रेस करेगी चारों तरफ से, और ज्यादा अगर प्रेस करेगी तो ऑफ कोर्स हमारी इस बलून का वॉल्यूम घट जाएगा, जो अंदर एयर है उसका वॉल्यूम घट जाएगा। सॉलिड होता तो अलग बात थी, सॉलिड होता वॉल्यूम बड़ा फिक्स मानते हैं अपन, और वॉल्यूम अगर फिक्स मानते तो फिर कहते हैं कि जो बुओयेंसी फोर्स यहां लग रहा है भाई, बुओयेंसी फोर्स यहां लग रहा है, लेकिन क्या ये सॉलिड है क्या, आप लोग ना सर तो एयर है, बलून के अंदर तो एयर भरी पड़ी है, यहां पर सरफेस के आसपास वाले पॉइंट पर ऑफ कोर्स बड़ा प्रेशर कम होगा तो ऑफ कोर्स इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे बलून नीचे आएगा हम जानते हैं कि नीचे जाने पर लिक्विड के अंदर प्रेशर बढ़ता है, और अगर प्रेशर बढ़ता है तो अंदर की तरफ ऑफ कोर्स फोर्सेस बढ़ेंगे, और अगर फोर्सेस बढ़ेंगे तो एयर का वॉल्यूम घटेगा, बलून का वॉल्यूम घटेगा, तो V2 जो होगा वो V1 से लेस होगा। इसकी वजह अगर ये पत्थर होता तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, और अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता। अब ऊपर की तरफ कोई ना कोई बुओयेंसी फोर्स लग रहा होगा, इस बुओयेंसी फोर्स को मैं FB2 लिख रहा हूं। क्या होगा, लिक्विड की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू G, वॉल्यूम घट गया है तो ऑफ कोर्स बुओयेंसी फोर्स भी घट गई है। मुझसे पूछा है कि बुओयेंसी फोर्स के साथ क्या होगा, ऑफ कोर्स बुओयेंसी फोर्स विल डिक्रीज, जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे। कल को बड़ा पता लगा कि बलून के लिए मान लो कि स्टोन है और वो नीचे जा रहा है, फिर बुओयेंसी फोर्स के साथ क्या होगा, फिर बुओयेंसी फोर्स उतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि स्टोन का थोड़ी वॉल्यूम चेंज होगा, बलून का चेंज हो सकता है, बलून के अंदर तो एयर है, उसको कंप्रेस करके उसको बेटा तुम प्रेशर डाल के उसके वॉल्यूम को तुम चेंज कर सकते हो, स्टोन का वॉल्यूम थोड़ी चेंज कर पाओगे। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट इज, हाँ बेटा एक और सवाल, हालांकि ऐसा सवाल हम क्लास में कर चुके थे, जो क्लास में किया था उससे थोड़ा सा टफर साइड का सवाल था। सुनिएगा, एक यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ बेटा इसकी 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका गिवन है, और इसकी रिलेटिव डेंसिटी 2 है, मतलब पानी की डेंसिटी से इसकी डेंसिटी डबल है। ठीक है, इज फ्री टू रोटेट अबाउट स्मूथ हिंज ओ इन वर्टिकल प्लेन, बेटा ये स्मूथ हिंज है और वर्टिकल प्लेन रोटेट कर सकती है। द रॉड इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल, द रॉड इज हेल्ड विथ ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग AB, बेटा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग AB है जिसमें मैक्सिमम टेंशन 45 न्यूटन हो सकती है। ठीक है, द रॉड एंड स्ट्रिंग सिस्टम इज कैप्ट इन वाटर एज शोन इन फिगर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा विच द रॉड मेक्स वाइल द वर्टिकल विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग जो है वो जस्ट अपनी ब्रेकिंग टेंशन के आसपास पहुंच गई है, इस टाइम पर इस अल्फा की वैल्यू क्या पॉसिबल है। तो बड़ा पहले तो ना हम एक काम करते हैं, इस रोड का मास निकाल लेते हैं, इस रोड का वेट निकाल लेते हैं। mg कितना होगा बेटा, mg होगी ऑफ कोर्स इसकी डेंसिटी इज ऑफ कोर्स बेटा 2 × 10⁻³ इनटू वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स 0.012, ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनटू लेंथ इज बेटा 1 मीटर इनटू g, बेटा 10⁻³ और ये तो निपटे बेटा मेरे ख्याल से ये तो आ गया 240। मैं आपसे पूछूं बुओयेंसी फोर्स कितना होगा, तो आप बोलोगे बुओयेंसी फोर्स इज मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू G, तो लिक्विड की डेंसिटी दैट इज 10⁻³ बेटा वॉल्यूम सारा ही डूबा हुआ है, तो वो बेटा मेरे ख्याल से आ जाएगी 120 न्यूटन। बुओयेंसी फोर्स 120 न्यूटन है और mg बेटा आपका 240 न्यूटन है। FBD बनाए, चलो आपके पास बेटा ये रही एक तरीके से
आपकी रॉड, कौन से फोर्सेस देखते हैं बेटा। सबसे पहले यहां ओ से आपकी हिंज है, ये बेटा आपके पास वर्टिकल है, वर्टिकल से कोई ना कोई एंगल अल्फा है जो मुझे निकालना है। इतनी बड़ी रोड है बेटा, एम जी कहाँ लगता हुआ दिखाऊं, तो आप बोलो सर एम जी तो सेंटर ऑफ मास पर लगता हुआ दिखाओ। बेटा एम जी मैंने सेंटर ऑफ मास पर लगता हुआ दिखा दिया ऐसे। सेंटर ऑफ मास बेटा ऑफ कोर्स यहां से 0.5 मीटर दूर है। एम जी बेटा कितना 240 आया था ना सर, बॉयंसी फोर्स भी लग रहा होगा, हाँ बेटा बॉयंसी फोर्स भी लग रहा होगा सर, वो कहाँ पर लगता हुआ दिखाओ, बॉयंसी फोर्स लगता हुआ दिखाओ सेंटर ऑफ बॉयंसी पर, वो किधर होगा सर, बेटा सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑफ कोर्स होगा डूबे हुए पार्ट के सेंटर पे, लेकिन पूरी रोड तो बेटा डूबी हुई है, तो जो उसका सेंटर है बेटा वही ऑफ कोर्स डूबे हुए पार्ट का सेंटर है, तो आपका जो बॉयंसी फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा, बॉयंसी फोर्स आएगा ऊपर की तरफ 120। रस्सी में टेंशन बेटा पहले से ऐसे है ही, और टेंशन मेरे ख्याल से 45 दे रखी बेटा, चेक करना 45 ही ना, हाँ 45 न्यूटन। ठीक है बेटा, सारा काम तो बन गया आप तो। यहां से अगर देखें तो बेटा 240 नीचे 120 ऊपर, कुल मिलाकर नीचे की तरफ 120। अच्छा टॉर्क बैलेंस करने, अदरवाइज एक हिंज फोर्स भी लग रहा होगा, हालांकि हम हिंज फोर्स वगैरह निकालना चाहे निकाल सकते हैं बेटा, हिंज फोर्स हो सकता है कि ऐसे किसी एंगल पे आ रहा हो। हिंज से अगर टॉर्क देखूंगा ये 240 और 120 इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऐसे, कुल मिलाकर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ 120 मल्टीप्लाइड बाई यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेटा कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये 0.5 है तो ये 0.5 का साइन अल्फा इंटू 0.5 का साइन अल्फा। नेट टॉर्क 0 होने के लिए इन दोनों का जो टॉर्क आ रहा है क्लॉकवाइज वो टेंशन के टॉर्क से बैलेंस होना चाहिए। टेंशन का टॉर्क कितना होगा, टेंशन का टॉर्क होगा 45 इंटू यहां से यहां तक के डिस्टेंस, अगर ये 1 मीटर है तो ऑफ कोर्स ये 1 मीटर का कॉस अल्फा है। यहां से मेरे पास बढ़ा गया 60 टाइम्स साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 40 टाइम्स कॉस अल्फा। यहां से मेरे पास आ गया 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 3/4, अल्फा कम्स आउट विद 37 डिग्री। बड़ा अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री आनी चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ बेटा ऑप्शन है, अल्फा कम्स आउट विद 37। ठीक है बेटा, मैंने जो सवाल क्लास में कराया था बेटा उसमें ना रॉड जो थी वैसे आधी अंदर थी और थोड़ी बेटा बाहर थी, उस केस में ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बुओयेंसी एक जगह नहीं आएंगे। कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लगेगा, ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास पे, एम जी कहाँ लगेगा सेंटर ऑफ मास पे, और बुओयेंसी फोर्स कहाँ पर लगता है दिखाओगे सेंटर ऑफ बुओयेंसी पे। सेंटर ऑफ बुओयेंसी कहाँ पर होता है, जो डूबा हुआ पार्ट है उसके सेंटर पे। यहाँ पर तो सारी रोड डूबी हुई थी इसलिए सेंटर ऑफ मास भी वहीं आ गया और सेंटर ऑफ बुओयेंसी भी वहीं आ गया, थोड़ा सा ईजियर तो हो ही गया। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज अच्छा सा सवाल लग रहा है, थ्योरेटिकल काइंड ऑफ सवाल लग रहा है। फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट अबाउट buoyant फोर्स, बेटा buoyant फोर्स मतलब buoyancy फोर्स, लिक्विड इज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। अच्छी बात है बेटा, buoyant फोर्स डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ ए कंसर्न्ड बॉडी इनसाइड लिक्विड। बेटा गलत लग रहा है, ये स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है। अगर आपके पास बेटा कोई लिक्विड है उसके अंदर मान लो कोई क्यूब डूबा पड़ा है, तो वो चाहे क्यूब चाहे ऐसे पड़ा हो, चाहे वो क्यूब बेटा ऑफ कोर्स ऐसे पड़ा हो, ऐसे पड़ा हो, हर केस में बुओयेंसी फोर्स तो बराबर लगेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। तो गलत बेटा, कोई ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करता जब तक पूरा कंप्लीटली डूबा हुआ है। बुओयेंट फोर्स डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इमर्स्ड। जो बॉडी डूबी हुई है क्या उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, नहीं यार, बुओयेंसी फोर्स तो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। तो आप कह सकते हो कि नहीं ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता, हाँ वॉल्यूम पर जरूर डिपेंड करता है बट डेंसिटी पर तो ऐसे कोई खास डिपेंड नहीं करता। बुओयेंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द फैक्ट वेदर सिस्टम इज ऑन मून और ऑन अर्थ। सही बात है बेटा, मून पर और अर्थ पर जी की वैल्यू अलग अलग होंगी। अर्थ पर जी की वैल्यू अगर 9.8 होगी तो मून पर g/8 होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बुओयेंट फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है कि है ना मून पर। अच्छा बेटा मैं बुओयेंट फोर्स, ये तो गलत हो गया ना,
पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा गलत, तीसरा आपका सही हो गया। बॉयंसी फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है कि आप मून पर बात कर रहे हो या अर्थ पर बात कर रहे हो। बॉयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेप्थ एट विच द बॉडी इज प्लेस्ड इनसाइड लिक्विड। लिक्विड के अंदर आपकी जो बॉडी है वो यहाँ है या यहाँ है, क्या इस पर बॉयंसी फोर्स डिपेंड करता है? नहीं। सिर्फ बलून वाले केस में तो कर रहा था, बलून वाले केस के अंदर तो बड़ा ऑफ कोर्स यहाँ पर बलून का वॉल्यूम अलग था, यहाँ पर बलून का वॉल्यूम अलग था। लेकिन अगर किसी लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड जो कि इन जनरल डूबा रहता है वो पड़ा हो तो यहाँ भी उसका वॉल्यूम वही होगा, यहाँ भी वॉल्यूम वही होगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ भी यही होगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ भी यही होगी। तो मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड यहाँ भी वही होगा, मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड भी यहाँ भी होगा। तो बॉयंसी फोर्स आपका इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो यहाँ है या यहाँ है। तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। तो सही सिर्फ और सिर्फ थर्ड हुआ है और गलत आपका 1, 2 and 4 हुआ है। 1, 2 and 4 आर करेक्ट, झूठ। ओनली 2 इज करेक्ट, नहीं, टू बी गलत। ओनली 3 and 4 आर करेक्ट, गलत। 1, 2 and 4 आर इनकरेक्ट, हाँ बेटा सही बात है। पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों आपके गलत हैं, सिर्फ और सिर्फ तीसरा आपका सही है। ठीक है, आगे चले, चलिए चलिए बेटा, अच्छा सा सवाल सुनना। ए वुडन ब्लॉक फ्लोट्स इन लिक्विड विथ 40% ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। 40% वॉल्यूम अंदर है और बड़ा 60% बाहर है। मैं आपको हल्का फुल्का याद भी करा चुका हूं इस बात को कि 40% वॉल्यूम अंदर है। इस बात का मतलब ये होगा कि वुड की जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी का 0.4 टाइम्स है, 40% है। When the wood contains the liquid start rising upward with acceleration g/2, the percentage of volume of the wooden block inside the liquid। वैसे याद रखना चाहिए, बड़ा याद रख सकते हो, सेम ही रहेगा। फिर भी हो सकता है कई बच्चों को बड़ा ये वाली चीज़ याद ना रहे, तो मैं प्रूव कर रहा हूँ इस बात को। सुनना बच्चे, ये मेरे पास कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बड़ा आपका लेट से बड़ा वाटर है। इसके अंदर बड़ा आपकी वुड है, ऐसे ऐसे वुड है। और अगर इस वुड का वॉल्यूम अगर V है तो इसका 0.4 V जो है वो अंदर है और 0.6 V बाहर है। तो लिक्विड की अगर डेंसिटी आपके पास रो है तो इस वुड की डेंसिटी आपके पास 0.4 टाइम्स ऑफ रो आएगी। ठीक है ना, जितना वॉल्यूम अंदर, जितना फ्रैक्शन वॉल्यूम अंदर, उतने ही टाइम्स आपके सॉलिड की डेंसिटी होगी एज कंपेयर टू वाटर। हमने प्रूव कर रखा है। अब आगे क्या हुआ कि हमने इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर दिया ऐसे। ठीक है, और आपका लिक्विड बड़ा वही बड़ा ये आपका वुड जिसका वॉल्यूम है लेट से भी इसकी डेंसिटी जैसा मैं बता चुका हूं, इट इज 0.4 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये रहा आपका पानी। अब मुझसे पूछा है कि बताओ टोटल वॉल्यूम अगर V था तो इसका अब अंदर कितना वॉल्यूम है, उतना ही है, उससे कम है या ज्यादा है? कर लेंगे बेटा सोल्व। पूरे अरेंजमेंट को तुम ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहे हो ए से। चलिए बेटा यहां बैठ के सवाल करते हैं। यहां बैठ के अगर सवाल करूंगा तो ऑब्वियस बात है मुझे वुड तो रेस्ट पे नजर आएगी। बेटा बताना कौन से फोर्सेस हैं। सबसे पहले बेटा वुड पर नीचे की तरफ लग रहा है mg। mg कितना होगा? खुद की डेंसिटी, खुद का वॉल्यूम इंटू जी। जी नहीं बेटा, जी प्लस ए। समझिए बेटा क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स और आएगा बेटा, कौन सा? ma। तो नीचे की तरफ जहां पर जी था वहां पर जी प्लस ए आ जाएगा। इसी तरह से ऊपर की तरफ बॉयंसी फोर्स आएगा। बॉयंसी फोर्स आएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, कि इसकी जगह अगर लिक्विड होता तो उसका वेट कितना होता? लिक्विड की डेंसिटी, वॉल्यूम सिर्फ अंदर वाला, मल्टीप्लाई बाय जी। जी नहीं बेटा, जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव विल बी जी प्लस ए। मेरे बच्चे से दिस इक्वल टू दिस करो, कर देता हूं बेटा। मेरे पास आ गया रो इंटू वी इन इंटू जी प्लस ए शुड बी इक्वल टू 0.4 टाइम्स रो इंटू वी इंटू जी प्लस ए। सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि जी प्लस ए तो कैंसिल हो गया, रो से बड़ा रो भी आपका कैंसिल हो गया, और अंदर वाला जो वॉल्यूम है वो वापस से आ गया है पूरे वाले वॉल्यूम का 0.4 टाइम्स। पूरे वाले वॉल्यूम का 0.4 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि जितना वॉल्यूम था उसका 40% ही अंदर अभी भी डूबा हुआ रहेगा। और कारण समझ में आ गया?
ऊपर की तरफ अगर मैं कंटेनर को अगर एक्सेलरेट करूंगा तो आपका जो mg लग रहा था वो भी g इफेक्टिव हो जाएगा, और जो बॉयंसी फोर्स है वो भी तो एक तरह से वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है ना, तो वहां पर भी ml इंटू जी की बजाय g इफेक्टिव हो जाएगा, वापस से आपका g इफेक्टिव कैंसिल। तो इस एक्सेलरेशन का तो किसी प्रकार का कोई प्रभाव, कोई फर्क पड़ा ही नहीं। ठीक है, वैसे स्टैंडर्ड से रिजल्ट हो गया, कभी लगे तो लगा देना यार, और क्या। आगे चलते हैं बेटा, बढ़िया सा सवाल, अच्छा सा सवाल सुनना। जब मैं रिवीजन करा रहा था तो मैं ऐसे 2 लिक्विड ले नहीं पाया था, इसमें 2 लिक्विड है। सुनना बेटा, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ कॉपर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, बड़ा ठीक है, इज फ्लोटिंग इन ए वेसल कंटेनिंग मर्करी। वाटर इज पोर्ड इनटू द वेसल सो दैट कॉपर ब्लॉक जस्ट गेट सबमर्ज्ड, जस्ट डूब गया है। ठीक है, द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज, बड़ा मर्करी की डेंसिटी दे रखी है, कॉपर की डेंसिटी दे रखी है, और बड़ा आपके वाटर की डेंसिटी भी दे रखी है। ठीक है, सिचुएशन बड़ा आपके पास ऐसे है कि मेरे पास कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, ऐसे, सारी साइड बड़ा आपके 10 10 10 इज फ्लोटिंग इन ए वेसल कंटेनिंग मर्करी, बड़ा मर्करी के अंदर ये फ्लोट कर रहा है, और मर्करी की डेंसिटी मुझे दे रखी है, और ऑफ कोर्स बड़ा मुझे कॉपर की डेंसिटी भी दे रखी है। मैं शुरुआत में ऐसा मान लेता हूं कि आपकी जो मर्करी थी वो ऐसे थी, मर्करी की डेंसिटी मुझे दे रखी है 13.6 ग्राम पर सीसी। मर्करी की डेंसिटी ज्यादा है और इस कॉपर की डेंसिटी कम है। कॉपर की बेटा मुझे जो डेंसिटी दे रखी है वो कम है, कितनी है बेटा 7.3। कॉपर की बेटा अगर डेंसिटी मर्क्यूरी से अगर कम है तो ऑफ कोर्स बेटा ये उसके अंदर इस तरह से फ्लोट लगातार करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता है। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया कि मैंने ऊपर से पानी ऐसे गिराना स्टार्ट किया, पानी गिराना स्टार्ट किया, पानी गिराना स्टार्ट किया। पानी गिराते 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 ऐसा हुआ कि ये पूरा का पूरा डूब गया, पूरा का पूरा डूब गया। ये बड़ा आपका मान लेते हैं पानी, ये बड़ा इस तरह से पानी, पानी की डेंसिटी मुझे दे रखी है वो पानी की डेंसिटी रखी है और जस्ट डूब गया, जस्ट डूब गया, जस्ट डूब गया। द हाइट ऑफ वाटर कॉलम, बेटा वाटर कॉलम की हाइट पूछिए, अगर ये वाली हाइट h है तो ऑफ कोर्स बेटा मेरे पास ये वाली हाइट 10 - h, सब सेंटीमीटर वगैरह में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट डूबा है, जस्ट डूबा है तो ऑफ कोर्स नीचे की तरफ mg बराबर बेटा ऊपर की तरफ बॉयंसी। जो ऊपर की तरफ बॉयंसी है मैं उसको बड़ा ऐसे लिख रहा हूं FB1 + FB2, क्योंकि इस ब्लॉक ने क्यूबिकल ब्लॉक ने वाटर को भी रिप्लेस किया है और मर्क्यूरी को भी रिप्लेस किया है। करते सबसे पहले बेटा नीचे की तरफ mg, नीचे की तरफ mg खुद की डेंसिटी 7.3। सर वो SI यूनिट में कन्वर्ट करो ना बेटा, कोई जरूरत नहीं है, सीजीएस में कर लेते हैं। डेंसिटी वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम 10 × 10 × 10, कोई दिक्कत नहीं, इंटू जी शुड बी इक्वल टू ऊपर की तरफ बॉयंसी। बड़ा ऊपर की तरफ बॉयंसी में 2 टर्म्स आएंगे। इस क्यूब ने कितनी मर्क्यूरी को डिस्प्लेस किया है उसका वेट लिखो, जितनी मर्क्यूरी को डिस्प्लेस किया है उसका वेट होगा, आराम से देखना 13.6 इंटू उसका वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम होगा बड़ा एरिया 10 × 10 इंटू हाइट, हाइट इज ऑफ कोर्स मेरे प्यारे बच्चों 10 - h, ये तो मास हुआ इंटू जी, प्लस इसने कुछ वाटर को भी डिस्प्लेस किया है, जो वाटर को डिस्प्लेस किया है उसका मास होगा, उसका मास होगा वाटर की डेंसिटी इंटू उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू हाइट, हाइट बड़ा ऑफ कोर्स h, ये तो मास हुआ, वेट लिखना है तो इंटू जी। मेरे ख्याल से बड़ा वैल्यूज इतनी भी बुरी नहीं है, शायद काम बन जाएगा। ये बड़ा कैंसिल हो गया, 10² भी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ गया है 73 = 136 - 13.6 टाइम्स ऑफ h प्लस h।
मैंने सही तो लिखा था, 13.6 टाइम्स 136 बड़ा ये आ गया, ठीक है, माइनस 13.6 टाइम्स ऑफ एच बड़ा एक एच पहले से था, मेरे पास आ गया है 12.6 टाइम्स ऑफ एच इज इक्वल्स टू 136 बड़ा 6 में से 3 गया, बड़ा h की वैल्यू आ गई 63/12.6 बड़ा मेरे ख्याल से 5 सेंटीमीटर आ गया। तो सेंटीमीटर में क्या है बड़ा, सब कुछ सीख जिसमें तो यूज किया अपन, बड़ा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट, बड़ा ऑप्शन कम्स आउट टू मी 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज बड़ा फ्लूइड के डायनेमिक्स पे एक सवाल। एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, ऑफ कोर्स बड़ा हम तो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ही पढ़ते हैं, फ्लोस थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन फिगर, बड़ा हॉरिजॉन्टल ट्यूब से यूं जा रही है ऐसे। देन द वेलोसिटी v इज, अच्छा वेलोसिटी v ये अननोन है, ये वाला एरिया a है, v1 वेलोसिटी से आ रही है, ये वाला एरिया भी a है, v2 वेलोसिटी से जा रही है, यहाँ पर भी एरिया यहाँ पर एरिया 1.5 a है और ये v वेलोसिटी जा रही है। ये वेलोसिटी पता है, ये वाली वेलोसिटी पता है, ये वाली वेलोसिटी पता करनी है, कर लेंगे बेटा। हम जानते हैं कि जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां से आ रहा है इट शुड बी इक्वल टू ये वाला वॉल्यूम फ्लो रेट प्लस ये वाला वॉल्यूम फ्लो रेट। जो पानी आ रहा है वही तो जाएगा, तो जो यहां पर वॉल्यूम फ्लो रेट है उसे मेरे बच्चे लिख सकते हैं a इंटू 3 शुड बी इक्वल टू ये वाला वॉल्यूम फ्लो रेट a इंटू 1.5 प्लस ये वाला वॉल्यूम फ्लो रेट 1.5a इंटू v। a से a बड़ा क्या हो गया, कैंसिल, 3 माइनस 1.5 इज 1.5, 1.5 अपॉन 1.5 बड़ा v की वैल्यू आ गई है 1 मीटर पर सेकंड शुड बी आंसर। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट पे बड़ा सवाल था कि जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम आएगा उतना ही वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जाएगा, ठीक है। हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी बड़ा उसमें सिर्फ एक ही पाइप हुआ करती थी, यहाँ पर आपके पास इस तरह से 2 पाइप हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जितना वॉल्यूम आएगा इट शुड इक्वल टू जितना वॉल्यूम यहाँ से जाएगा प्लस जितना वॉल्यूम यहाँ से जाएगा। तो हमने जो कुछ पढ़ रखा है उसको हल्का सा अपने जस्ट एक्स्ट्रापोलेट ही किया है। आगे चलते हैं बेटा। प्रेशर ग्रेडियंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है ना, z एक्सिस जो है वो वर्टिकल में है और x एक्सिस जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल में है। बड़ा ये प्रेशर ग्रेडियंट शब्द मैं आपको बता चुका हूं, ये आपके पास बड़ा ऐसे, इस तरफ आपके पास z एक्सिस है, इस तरफ आपके पास x एक्सिस है। अगर आपका कंटेनर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, अगर कंटेनर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आपका बड़ा प्रेशर सेम रहता है, सेम रहता है, तो इसलिए बड़ा प्रेशर ग्रेड आपका 0 आएगा। किसी बच्चे को अगर प्रेशर ग्रेड नहीं पता तो बता देता हूं। मान लो बेटा कि ये कोई पॉइंट है x और यहां पर प्रेशर है p, ये कोई पॉइंट है x प्लस dx और यहां पर लेट से प्रेशर है p प्लस dp। तो हम डिफाइन करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट यहां से यहां तक चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय यहां से यहां तक चेंज इन पोजीशन, दिस इज नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट। लेकिन मेरे बच्चे तो जानते हैं कि अगर लिक्विड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर तो सेम रहेगा, प्रेशर अगर सेम रहेगा तो चेंज इन प्रेशर आपका 0 होगा, तो प्रेशर ग्रेडियंट आपका 0 होगा, तो बड़ा आपका dp बाई dx जो है वो 0 आएगा। सर ये dp बाई dz बड़ा मुझे सवाल के अंदर पूछा है क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और z तो किधर दे रखा है, वर्टिकल, तो मुझे ये तो निकालना ही नहीं, मुझे निकालना है सिर्फ और सिर्फ ये बेटा dp बाई dx से था। समझ गए बेटा इस बात को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज, सुनिएगा, ए सील्ड टैंक कंटेन्स ए लिक्विड of density rho moves in a horizontal acceleration a, बड़ा अच्छी बात है, acceleration ऐसे a है in the figure, the difference in pressure between point a and b, point a और b के बीच में pressure difference कितना होगा। मान लेता हूं कि a पॉइंट पर आपका प्रेशर है p, एक्सेलरेशन के अपोजिट जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा और यहां पर आपका प्रेशर आ जाएगा p प्लस लिक्विड की डेंसिटी इंटू l इंटू a। उसी तरह से यहां आओगे तो प्रेशर और बढ़ जाएगा,
यहां का कितना था, यहां का था P प्लस रो इंटू एल इंटू ए, यहां से तक और बढ़ जाएगा रो इंटू जी इंटू एच। तो यहां का प्रेशर इतना है और यहां का प्रेशर इतना है, डिफरेंस पूछा है तो P तो कैंसिल हो जाएगा, रो एल ए प्लस रो जी एच, ये बड़ा आपका आंसर आना चाहिए। आंसर इज योर फोर्थ वन। ठीक है ना, सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट थे। एक्सेलरेशन के अपोजिट जाओगे तो भी प्रेशर बढ़ेगा और बड़ा नीचे आओगे तो भी प्रेशर बढ़ेगा। इधर से इधर बड़ा रो एल ए, यहां से बड़ा रो जी एच, तो कितना डिफरेंस आ गया, रो जी एच प्लस रो एल ए। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज टू वाटर पाइप्स पी एंड क्यू हैविंग डायमीटर दिस एंड दिस। बड़ा इसके मुकाबले इसका डायमीटर दुगना है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर्स 4a है। ठीक है, are joined in series with the main supply line. The velocity of water flows in point P is, ठीक है ना, ये P पाइप है, ये आगे चल के बड़ा ऐसे Q पाइप से जुड़ी हुई है, ये बड़ा आपके Q है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 4a। और मेरे बच्चे जानते हैं कि अगर इसकी वेलोसिटी v है यहां पर पानी की, तो यहां पर आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो v/4 आएगी। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कर दिया, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। तो मुझे पूछा था वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन पाइप P, पाइप P पर, ये बड़ा P है, पाइप P पर जो वेलोसिटी है वो कितने टाइम्स होगी, तो बोल देना कि इसके मुकाबले 4 गुना होगी, 4 टाइम्स दैट ऑफ Q। हो सकता है कि मेरे बेवकूफ बच्चों को बेवकूफ बनाया जाए और सवाल में वेलोसिटी ना पूछ कर ये पूछ लिया जाए कि बताओ P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर कंपेयर करो वॉल्यूम फ्लो रेट, तो सेम ही आएगा। वेलोसिटी अलग अलग आएगी, वॉल्यूम फ्लो रेट तो सेम ही आएगा। जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां से आएगा उतना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां से आएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट सेम होगी। इसी बात को तो मानकर हम लोगों ने ये a1 v1 इक्वल टू a2 v2 कंपेयर किया था। तो सवाल ढंग से पढ़ लिया करो कि वेलोसिटी पूछी है या वॉल्यूम फ्लो रेट पूछा है, अदरवाइज बेटा ऑफ कोर्स अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, बेटा तो समझ में आ गया ना कि डायमीटर दुगना है तो एरिया 4 गुना कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ कोर्स एरिया इज पाई डायमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, डायमीटर दुगना तो एरिया 4 गुना। आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा टफ सवाल और जेई मेन के हिसाब का सवाल तो नहीं है बेटा, बट सिखाने लायक बताने लायक कुछ बातें आपको पसंद आएंगी। ए कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लाइट पिस्टन टू टेक आउट वाटर फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टली लोकेटेड सिलेंडर। बेटा ये सिलेंडर है, इसके अंदर पानी है और कांस्टेंट फोर्स बेटा मैं इस पिस्टन को लगातार पुश कर रहा हूं, यहां से लगातार पानी बाहर निकल रहा है इन टाइम टी टाइम के अंदर बेटा सारा पानी बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे सवाल में दे रखा है स्मॉल ए। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज V, बेटा जो वॉल्यूम है ये V है, डेंसिटी बेटा आपके पास रो है। द वर्क डन बाय द फोर्स F इज फाउंड टू बी अप्रोक्सीमेटली दिस। बेटा ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू दे रखी है, इस फोर्स का वर्क डन जो है वो ये है, रो डेंसिटी है, V वॉल्यूम है, ए ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है और टी टाइम है जिसमें पिस्टन यहां से चलते चलते यहां आ जाता है और सारा पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, ये अज्यूम करना है कि स्मॉल ओपनिंग इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू एरिया ऑफ द पिस्टन। ये जो एरिया ऑफ पिस्टन है इसके मुकाबले ये वाली जो ओपनिंग है इसका एरिया बहुत बहुत छोटा है, इसके सामने ये वाला एरिया बहुत छोटा है। यहां से मैं मान लेता हूं कि पानी बाहर निकल रहा है v वेलोसिटी से, तो ऑफ कोर्स ये सारा का सारा लिक्विड आ रहा होगा इस तरफ u वेलोसिटी से। मेरे बच्चों को कंटिन्यूटी इक्वेशन आती है, कैपिटल A इंटू यू इज इक्वल्स टू स्मॉल a इंटू वी। स्मॉल a कैपिटल A के सामने बहुत 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 छोटी है, तो ऑफ कोर्स ये जो u है ये बड़ा v के सामने बहुत छोटी है। इसका मतलब पहले पानी के पास जो वेलोसिटी थी वो नेग्लिजिबल थी और एक बार जब यहां से निकलने लग गया तब वेलोसिटी अच्छी खासी है। ये v और u मुझे सवाल के अंदर नहीं दे रखे हैं, क्या क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है और पिस्टन के यहां से तक आने में कितना टाइम लगेगा वो दे रखा है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है और मुझसे पूछा है बताओ कुल मिलाकर कितना वर्क डन हुआ है। तो एक तो तरीका है इस तरह के सवालों को करने का, वो है जुगाड़, क्योंकि सवाल चीख चीख के कह रहा है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम पर ये पावर निकालनी है, बाकी सब ये हाफ वाफ और ये सब कॉन्स्टेंट्स तो पता ही है,
तो ऐसे में सबसे बेस्ट जुगाड़ तो होगा, किसी को अगर बिल्कुल सवाल ना आता हो, बिल्कुल फ्लूइड मैकेनिक्स ना आती हो, तब भी वो डायमेंशन से कर लेगा, क्योंकि उसे ये वाला हाफ नहीं निकालना। अगर हाफ निकालना होता, हाफ वाला फैक्टर निकालना होता ना, तो उसको सवाल करना पड़ता कि नीचे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 करना पड़ता उसको सवाल। लेकिन यहां पर तो सब जो जितने पैरामीटर्स हैं उनकी सबकी पावर दे रखी है, सिर्फ उसे वॉल्यूम की पावर नहीं पता। तो ऑफ कोर्स इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट की डायमेंशन वर्क की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। भाई ये वर्क डन ही तो है, मुझसे बोल रखा कि द वर्क डन बाय द फोर्स F इज फाउंड टू बी दिस, तो इसकी डायमेंशन वर्क की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। कर लेंगे। तो जुगाड़ तो मेरे बड़े आराम से बोल देगा कि देखो सर ऐसी बात है। मैं जुगाड़ वाला बेटा अगले पेज पे करूं, क्योंकि मुझे जुगाड़ वाला तरीका कहता है कि देखो वर्क डन जो है वो मेरे पास आया है कितना बेटा, रो वॉल्यूम की पावर x अपॉन 2 टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर। वर्क की डायमेंशन मेरे बच्चे घोट घाट के बैठे हैं ml2t-2। डेंसिटी बेटा होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ml-3। वॉल्यूम मेरे बच्चों l की पावर 3 बेटा उसकी पावर x अपॉन 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 2 तो बड़ा कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है l का स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर, तो l की पावर 4 टाइम का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ml2t-2 इधर है, इसकी डायमेंशन बेटा वर्क की डायमेंशन होनी चाहिए m। ठीक है बेटा, l देखना, l की पावर -3, ये -4 ऊपर गया तो -7 प्लस 3x t की पावर -2। m की पावर मैच कर रही है, करनी थी, t की पावर मैच कर रही है, करनी थी, l की पावर भी तो मैच करा दो। तो मेरे बच्चे बोला सर 2 शुड बी इक्वल टू -7 प्लस 3x, 9 इज इक्वल्स टू 3x। सॉल्व करते ही x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 3। ये मान के चलना कि जेईई मेन के अंदर कोई ना कोई एटलीस्ट एक सवाल ऐसा होगा जो आप शायद डायमेंशन से कर दो, पक्की बात है। हो सकता है कि वो चैप्टर तुम्हारा ना पढ़ा हो, उसके बावजूद तुम डायमेंशन सवाल करते हो। चलिए खैर, ये तो तुम कहोगे सिर्फ तो जुगाड़ है, ढंग से बताओ ना आप। बताता हूँ बेटा, ढंग से बताता हूँ, मैं इतना मक्कार थोड़ी हूँ कि बताऊंगा नहीं, ये मेरे को आता नहीं। जैसे ही वर्क डन आया ना, मेरे दिमाग में सबसे पहले जानते हैं क्या आया, कि इस वर्क ने क्या किया। पहले जो लिक्विड था उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम थी क्योंकि स्पीड कम थी, और बाद में ऑफ कोर्स लिक्विड के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो मैं तो श्योर हूं कि मैंने जो वर्क डन किया है वो लिक्विड की एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रही है। तो मैं तो श्योर हूं कि दिस वर्क डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? फाइनली मैं जानता हूं कि इसके अंदर जितना लिक्विड है, कितना मास है उस लिक्विड का, उसका मास है रो इंटू वॉल्यूम, हाफ रो इंटू वॉल्यूम, बड़ा ही वी मतलब वॉल्यूम। इसके पास अल्टीमेटली फाइनल वेलोसिटी आ जाती है v। बड़ा बाहर निकलते तो वेलोसिटी कितनी है, v। सिर्फ v समान में दी नहीं, निकाल लेंगे, चिंता मत करो। माइनस शुरुआत के अंदर इस सारे के सारे लिक्विड के पास, बड़ा अगर मैं इस पिस्टन को u से प्रेस करूं, सारे के सारे लिक्विड मॉलिक्यूल सामने तरफ u से जा रहे हैं, तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी हाफ इंटू मास इंटू यू स्क्वायर। सवाल चीख चीख के कह रहा है कि इसके सामने ये बहुत छोटा है, बड़ा कह रहा है चीख चीख के, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के मुकाबले ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब इस वेलोसिटी के सामने ये वाली वेलोसिटी बहुत छोटी है, ये वाली वेलोसिटी बहुत छोटी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो बहुत छोटी है क्योंकि उसमें स्क्वायर आता है। तो मेरा सीधा सीधा वर्क डन आ गया हाफ इंटू रो इंटू वॉल्यूम, ये कैपिटल वी है बेटा, इंटू ये वी का स्क्वायर। ये सर वी कैसे लिखोगे? अरे लिख दूंगा यार, जरूर सवाल में कोई ना कोई हिंट दे रखा होगा। यहां से वॉल्यूम फ्लो रेट दे रखा है कि कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम बाहर निकल रहा है। टी टाइम में जब ये पिस्टन यहां से यहां तक आएगा, उतने टाइम के अंदर यहां से कितना वॉल्यूम बाहर निकल जाएगा उसको टी से मल्टीप्लाई कर दो। यह है वॉल्यूम फ्लो रेट, उसको टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो सारा वॉल्यूम आ जाएगा जो बाहर निकला है, और जो सारा वॉल्यूम बाहर आ जाएगा वो तो v होता है। तो मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि मैं इसे लिख सकता हूं हाफ रो v, बड़ा v स्क्वायर क्या लिख सकता हूं, v स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं कैपिटल V स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर t स्क्वायर। बड़ा ध्यान देना, हाफ ठीक है,
रो ठीक है, वी रेज टू पावर 3 ठीक है, ए स्क्वायर ठीक है, टी स्क्वायर ठीक है। मचा दी बेटा अपने, आगे चले। चलिए अगला सवाल करते हैं बेटा। आराम से इत्मीनान से बढ़िया से पढ़ना, बढ़िया सा सवाल है। और अगेन बेटा इसके अंदर थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, है ना, मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। आराम से बढ़िया से पढ़कर ये वाला सवाल का सवाल बेटा ढंग से पढ़ना। When an air bubble rises from bottom to the surface of a lake, its radius becomes double. लेक के बॉटम से ऊपर तक आता है तो बेटा उसका रेडियस दोगुना हो जाता है। बबल है बेटा, कोई स्टोन थोड़ी है कि उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, ऊपर आएगा तो ऑफकोर्स वॉल्यूम बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। द डेप्थ ऑफ लेक इज डी एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ वाटर 10 मीटर हाइट। 10 मीटर हाइट का जो पानी होगा वो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होते हैं। ठीक है, ये क्या सेंस करता है देख लें, कोई दिक्कत। अज्यूमिंग कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। और बड़ा मुझे निकालना क्या है, वो बड़ा ऑफ कोर्स लेक की जो डेप्थ है वो निकाल ली, हालांकि डेप्थ बाय 10 निकाल लेंगे। आराम से सुनना बेटा, ये आपके पास लेक का जो टॉप होता है वो, ये बड़ा जो लेक का बॉटम होता है वो। कोई एयर बबल बड़ा यहां कहीं था, सबसे नीचे नीचे, और उसका रेडियस था आर। जैसे से ऊपर आया बड़ा बबल का वॉल्यूम लगातार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बिल्कुल यहां पहुंच गया तो इसका रेडियस दुगना हो गया। मैंने मेरे बच्चों को कारण ही बता रखा है, लेक में जैसे जैसे नीचे जाते हो बड़ा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ता है तो ऑफकोर्स बड़ा इसको ऐसे साइड से प्रेस ज्यादा करोगे तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा, बबल में। ठीक ना, टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बिल्कुल सरफेस पर ही है, तो हम यहां पर जो प्रेशर है ना वो पी एटमॉस्फेरिक मान सकते हैं। लेकिन ये डी डिस्टेंस नीचे है, तो यहां पर जो प्रेशर है बड़ा मुझे मानना पड़ेगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस लिक्विड की मतलब वाटर की डेंसिटी इंटू जी इंटू एच, बड़ा हाइट तो डी दे रखी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बड़ा एक केटीजी में एक फॉर्मूला होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, वो लगा सकते हैं। यहां पर प्रेशर P ATM इंटू वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू यहां पर प्रेशर P ATM प्लस रो इंटू जी इंटू एच इंटू वॉल्यूम। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना उसके बारे में ये बोल रखा है कि 10 मीटर हाइट का पानी का जो कॉलम है ना वो भी उतना ही प्रेशर क्रिएट करता है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इस पी एटमॉस्फेरिक के लिए लिख सकता हूँ रो इंटू जी इंटू हाइट। कितने हाइट का बेटा, 10 मीटर की हाइट का, इंटू वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स 4/3 पाई 2r का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं बेटा, स्फीयर है, शुड बी इक्वल टू बेटा यहां पर रो इंटू जी इंटू 10 प्लस रो इंटू जी इंटू डी शुड बी इक्वल टू वहां पर वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर की पावर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब बड़ा क्या हो गया, गायब। रो जी गायब। बड़ा मेरे पास आ गया 10 इंटू 8, 80 शुड बी इक्वल टू 10 प्लस डी। बड़ा डी की मेरे पास वैल्यू आ गई 70 मीटर्स। टोटल डेप्थ बड़ा आपके पास कितनी है 70 मीटर। देन आंसर में बड़ा मुझे क्या बोल रखा है, डेप्थ जो है वो डी है, मुझे सवाल में डी नहीं पूछा ना d/10 पूछा है, तो 70/10 आंसर कम्स आउट टू मी। मेरे ख्याल से सिंगल इंटीजर वाला सवाल होगा, थोड़ा मैंने उसको उसमें कन्वर्ट कर ही दिया। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, एक बढ़िया सा सवाल और अच्छा सवाल है। ए स्फीयर ऑफ सॉलिड मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 8। बड़ा स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब
हाउ मच डेंसर इट इज एज कंपेयर टू वाटर। जैसे मान लो कि वाटर की डेंसिटी अगर मान लो रो है तो इसकी डेंसिटी 8 टाइम्स रो। हैज कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी, जस्ट सिंक इन वाटर। जस्ट सिंक इन वाटर मतलब mg और buoyancy फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैविटी टू दैट ऑफ द आउटर रेडियस ऑफ द स्फीयर। निकाल देंगे बेटा, वो जो रेशियो है बड़ा कोई बहुत बड़ा काम है, कर दें। ये मान लीजिए बेटा आपका स्फीयर और इसके अंदर बड़ा कोई कैविटी ऐसा बड़ा कोई कैविटी जो है उसका रेडियस बड़ा मैंने एक बार के लिए r1 मान लिया और स्फीयर का मैंने रेडियस एक बार के लिए r2 मान लिया। सॉलिड 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 सॉलिड, ठीक है। जो वाटर है बड़ा उसकी डेंसिटी मैंने रो मान ली है, इसकी डेंसिटी ऑफ कोर्स बड़ा मैंने 8 टाइम्स रो मान ली बिकॉज इट इज 8 टाइम्स डेंसिटी। जस्ट पानी के अंदर ये जस्ट डिप हुआ है तो ऑफ कोर्स mg और buoyancy फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे। नीचे की तरफ mg बराबर ऊपर की तरफ buoyancy। पहले mg लिखते हैं बेटा, mg लिखते हैं। mg मुश्किल है, खुद की डेंसिटी 8 रो इंटू वॉल्यूम। बड़ा वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r2 की पावर क्यूब माइनस 4/3 पाई r1 की पावर क्यूब। तो 4/3 पाई r2 की पावर 3 माइनस r1 की पावर 3 इंटू जी। ये तो हो गया mg शुड बी इक्वल टू buoyancy फोर्स। buoyancy फोर्स मतलब वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। अगर लिक्विड यहां होता, लिक्विड तो ऑफ कोर्स पूरी जगह ही होता है, कैविटी वाली जगह भी तो होता, दैट विल बी लिक्विड की डेंसिटी इंटू पूरा वॉल्यूम। पूरा वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स 4/3 पाई r2 की पावर क्यूब इंटू जी। जी से जी, 4/3 पाई से बड़ा 4/3 पाई रो से रो है। ठीक है बेटा, मुझे पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैविटी, मतलब मुझे r1 अपॉन r2 पूछा, मुझे r1 अपॉन r2 पूछा। निकालते बेटा, मेरे पास आ गया 8 इज इक्वल्स टू r2 की पावर 3 अपॉन r2 की पावर 3 माइनस r1 की पावर 3। ठीक है बेटा, मैं इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 माइनस r1 अपॉन r2 की पावर 3। इससे मेरे पास आ गया है 1 माइनस r1 अपॉन r2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/8। इसका मतलब r1 अपॉन r2 की पावर 3 शुड बी इक्वल टू 7/8। इसका मतलब r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू बेटा 7 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3। बेटा 8 की पावर 1/3 तो कितना आ गया 2। तो r1 अपॉन r2 मेरे पास आ गया 7 की पावर 1/3 अपॉन 2, 7 की पावर 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है बच्चों, आसान सा ये सवाल था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सा ही सवाल है ना, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पटकने वाला सा ही सवाल है। सुनिएगा, 2 सॉलिड बॉडीज x एंड y, ठीक है, फ्लोट्स इन वाटर। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट x फ्लोट्स विथ 50% ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज्ड इन वाटर। जैसे मान लो बेटा अगर ये वाटर है तो x जो है ना वो इस तरह से है कि उसका 50% वॉल्यूम अंदर है और 50% वॉल्यूम बाहर है। तो अगर वाटर की डेंसिटी अगर रो है ना और 50% इसका वॉल्यूम डूबा हुआ है तो ऑफ कोर्स इसकी डेंसिटी जो होगी ना वो 0.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर होगी। मैंने याद करा थोड़ा आपको, जितना परसेंटेज अंदर डूबा होगा उतना परसेंटेज इसकी डेंसिटी होगी एज कंपेयर टू दिस। जितना फ्रैक्शन इसका वॉल्यूम डूबा होगा उतने टाइम्स बेटा इसकी डेंसिटी होगी एज कंपेयर टू वाटर। अच्छा दूसरा देखो बेटा, आपके पास यही वाटर वापस से y फ्लोट्स विथ 25% ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द वाटर लेवल। अच्छा, जो दूसरा बेटा y है उसका 25% बाहर है और 75% वॉल्यूम अंदर है। पानी की अगर डेंसिटी अगर रो है तो ऑफ कोर्स बेटा इस दूसरे वाले की जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा 0.75 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर।
इसका 75% हिस्सा डूबा हुआ है, 25% बाहर है, तो इसकी डेंसिटी ऑफ कोर्स 0.75 टाइम्स होनी चाहिए। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एक्स एंड वाई, बेटा एक्स और वाई की जो डेंसिटी है उसका रेशियो पूछा है, बेटा बताओ क्या रेशियो होगा। दिस रेशियो विल बी ऑफ कोर्स डेंसिटी ऑफ एक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाई, दैट कम्स आउट टू बी 0.5 रो अपॉन बेटा ऑफ कोर्स 0.75 रो। बेटा रो से रो बेटा क्या हो गया, कैंसिल। आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट बी 2/3, लेकिन ये डेंसिटी बेटा मुझे दे रखी है Z/3, 3 से 3 कैंसिल, बेटा Z की वैल्यू पूछिए, आंसर कम्स आउट टू बी, सॉरी आंसर कम्स आउट टू बी 2, Z इक्वल्स टू 2। इंटीजर में ऐसे पूछ रहे हैं, ये स्टाइल होती है और क्या, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, ये अगेन बेटा क्लास एग्जाम्पल का सा ही सवाल है। टू इमिसिबल लिक्विड, बेटा मिक्स नहीं होते आपस में, आर पोर्ड इन ए यूट्यूब हैविंग डेंसिटी ρ1 एंड ρ2। बेटा ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ρ1 है, ये बेटा दूसरा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी आपके पास ρ2 है। फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ लिक्विड अबोव देयर इंटरफेस, मतलब ये जो बड़ा इंटरफेस है ना, इसके ऊपर इसकी हाइट कितनी होगी और इसकी कितनी हाइट होगी, मुझसे ये पूछा है। वेरी सिंपल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक ही लिक्विड के अंदर सेम प्रेशर होगा, तो इस पॉइंट पर प्रेशर और इस पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। इस पॉइंट पर मैं प्रेशर लिख सकता हूं, अगर बाहर का प्रेशर P एटमॉस्फेरिक है तो P एटमॉस्फेरिक प्लस इस लिक्विड की डेंसिटी, बड़ा इस लिक्विड की डेंसिटी है 10⁻³ इंटू G इंटू यहां से अब तक की हाइट H1। इस पॉइंट का प्रेशर मैं बड़ा आराम से लिख सकता हूं P एटमॉस्फेरिक प्लस यहां बड़ा दूसरा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ρ2 है, बड़ा कितनी है प्लस रो इंटू G इंटू H2। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर बड़ा प्रेशर शुड बी सेम। PATM कैंसिल, G से G कैंसिल, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, और मेरे पास H1 अपॉन H2 की बेटा वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई। दिस शुड बी अवर आंसर। ठीक है बच्चों, आप अगेन बेटा इस लेवल के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जेईई में आपसे पूछेंगे, पक्का ही पूछेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।